नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करवाते हैं हम साथियों। ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर को क्रैक करने के लिए, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इतिहास विषय के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंटर लेवल के हो, उन सभी को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम या सोशल मीडिया साइट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए साथियों। अभी आप कल भी मैंने उसमें बहुत सारे अपडेट्स डाली हैं अपने चैप्टर से लेकर के, और भी अलग अलग प्रकार की पोल क्वेश्चंस भी डाले हैं। पोल क्वेश्चन सोल्व किया करो साथियों, उनसे क्या कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस बनेगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे आप एग्जाम के टाइम पे, जल्दी आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं जरा अपने क्लास में। सभी को पता होगा साथियों हमारा राजपूत वंश चल रहा है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल खत्म हो चुका है, राजपूत वंश में आ गए। उसमें भी हम राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जो आगे के चौहान वंश, राजपुत्र वंश है, उनके ऊपर 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक साथियों वासुदेव को माना गया है, वासुदेव। ठीक है, इसमें एक जो प्रमुख राजा हुआ था वो था विग्रहपाल चतुर्थ। मेन लेंगे हम, बाकी स्किप कर देंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है, जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है वहीं से हम चलेंगे। ठीक है, तो कौन था? विग्रहराज फोर्थ, विग्रहराज चतुर्थ भी बोल देते हैं। तो इसने सरस्वती का विद्यालय बनवाया था साथियों अजमेर में। सरस्वती का विद्यालय बनवाया था, एक गुरुकुल कह सकते हैं, और वहाँ मंदिर भी था सरस्वती का। उसी कैंपस में मंदिर भी था और सरस्वती का विद्यालय भी था, बोले तो गुरुकुल था। ठीक है, वो बनवाया था। हरिकेली नाटक लिखा इसने एक, उस पर क्या लिखा? हरिकेली नाटक लिखा। और हरिकेली नाटक के जो अंश है ना साथियों, वो इस मंदिर पे भी गुदवाए थे या लिखवाए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ साथियों, मध्यकाल आते आते फॉरेन इन्वेडर्स ने वो तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश में से किसी एक ने वो तोड़ा था, और उस तोड़ करके वहाँ पर बना दिया था उसका 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद। उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, मस्जिद बना दी उसको तोड़ करके मंदिर को। तो इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, उनके ऊपर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि ताजमहल, जैसे कि आपका कुतुब कैंपस चले जाइए, कुतुब मीनार कैंपस में चले जाइए आप। जैन 24 जैन मंदिर को तोड़कर बना दिया वो कैंपस वहाँ पे पूरा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो इसके हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है कि 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद के क्या बोलते सीढ़ियों पे खुदे हुए हैं। ऑब्वियसली बात, जब मंदिर तोड़ दिया जाएगा, सरस्वती विद्यालय तोड़ दिया जाएगा, तो उसका मलबा जो है, उसका पत्थर जो लगा दिए गए थे साथ ही, वो पैड़ियों पे लगा दिए गए थे, स्टेयर्स पे लगा दिए गए थे, पैड़ियों पे, सीढ़ियों पे हैं। तो वहाँ पर वो गुदे हुए हैं, वो जो अक्षर वो मिटे नहीं है साथ ही, वो गुदे हुए अभी तक बताते हैं। हालांकि देखा मैंने भी नहीं है, अगर कोई हो अजमेर के आसपास का तो जरा देख के आइए। ठीक है, तो ये था इसका। इसके बाद हुआ पृथ्वीराज तृतीय। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सके, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जिसका लड़ाई हुई थी इसको मोहम्मद गोरी के साथ में, जिसके मोहम्मद गोरी जो गौर प्रदेश गौर प्रदेश जो कि वहाँ पर है आधुनिक अफगानिस्तान में है ना, वहाँ का शासक मोहम्मद गोरी था। साथ ही मोहम्मद गोरी ने हमला कर दिया था, सिंध से होते आगे तक आ गया था वो, तो उसका सामना हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। चूंकि हालांकि वो गुजरात तक भी आ गया था गुजरात में उसने अपना ठिकाना बनाया था, उसके बाद आगे बढ़ने लगा था। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, सबको पता है। 2 लड़ाइयाँ हुई थी तराइन की 1191 में, जिसमें कि मोहम्मद गोरी हार गया था। हाँ, मोहम्मद गोरी जब हार गया था तो उसने कसम खाई थी कुरान की, मोहम्मद गोरी ने कसम खाई थी कुरान की, और 5000 घोड़े हरजाना दिया था उसने उसको, क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान को, कि भाई मैं दोबारा युद्ध करने नहीं आऊँगा, और हरजाने के रूप में 5000 घोड़े उसको दे करके वो चला गया था। ठीक है, लेकिन देखो कैसा यार, कुरान का कसम खा कर फिर दोबारा आ गया। 1192 में फिर दोबारा हमला कर दिया उसने। इसी बार पृथ्वीराज चौहान आ रहा उससे। हालांकि 7 बार उल्लेख मिलता है कि उसने 7 बार हमला किया था। 7 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। कुछ लोग 17 बार बताते हैं, कुछ लोग 7 बार बताते हैं, कहीं पर आपको 22 लिखा हुआ मिलेगा, 21 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन 7 ऑथेंटिक माना गया है। लेकिन 2 की उस समय के जो अरबी इतिहासकार उन्होंने 2 का खास तौर से वर्णन किया है, और कुछ ना तो 1 का ही किया यार, जिसमें वो जीता था बस खाली।
मोहम्मद गोरी के जो चापलूस चाटुकार इतिहासकार थे उन्होंने तो खाली एक का वर्णन किया, 1192 के तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें कि वो गोरी जीता था और मोहम्मद ये पृथ्वीराज चौहान जो हार गया था, उसी का उल्लेख किया कि उन्होंने मोहम्मद गोरी के चाटुकार इतिहासकारों ने, अरबी इतिहासकारों ने, क्योंकि अपने को बढ़ा के रखने का हर एक चाटुकार चाहता है कि मैं अपने राजा की प्रशंसा में लिखूं। ठीक है, तो ये इसकी उपाधि थी साथियों राय पिथौरा। राय पिथौरा इसकी उपाधि थी। इसका किला है पुरानी दिल्ली के अंदर, आप जाओगे कुतुब कैंपस में, जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ पर इसका किला भी है पीछे की साइड में। हालांकि लोग आगे आगे कुतुब मीनार और वो अलाई दरवाज़ा और मस्जिद को वगैरह को देख करके आ जाते हैं, पीछे जा ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो खंडर टूटा फूटा पड़ा है, वहाँ पृथ्वीराज की मूर्ति भी लगी हुई है और उसका किला भी है। तो कभी चक्कर लगे देख कर, यार मैं तो खुद जाकर देख करके आया, हालांकि मुझे उस समय इतना नहीं पता था। तो ये 1177 में अजमेर का शासक बना था साथियों। ठीक है, और 1182 में दिल्ली का शासक बना। क्यों बना? क्योंकि इसका नाना जो थे ना साथियों, तोमरों के पास थी दिल्ली। 7th सेंचुरी में तोमरों ने दिल्ली जीत ली थी। दिल्ली का उल्लेख मिलता है इसका उस समय के संस्मरणों में हमें। ठीक है, एक मिनट यार। तो क्या हुआ था, इसका जो नाना था ना, उसका नाम था अनंगपाल तोमर। किसका? पृथ्वीराज चौहान का जो नाना थे वो उनका नाम था अनंगपाल तोमर। वो प्रतापी राजे थे, हालांकि उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी बेटी का बेटा था पृथ्वीराज चौहान। उसने इसको गोद ले लिया था और अपने बाद इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अपने जीते जी ही दिल्ली का शासक बना दिया था इसको। लेकिन कुछ समय तक इसने अजमेर से ही शासन किया था, दिल्ली में नहीं गया था, लेकिन बाद में फिर दिल्ली में गया था। दिल्ली में बोले तो आज का लाल किला नहीं, आज का कुतुब कैंपस, राय पिथौरा किला बोलते हैं उसको, जहाँ से ये फिर पूरी सल्तनत चलती थी बाद में ना, पूरी सल्तनत काल वहाँ से ही आज का जो कुतुब कैंपस है, कुतुब मीनार का जो एरिया है, जिसको कि महरौली, हाँ महरौली बोलते हैं, दिल्ली के अंदर है। वहाँ से सल्तनत काल का सारा प्रशासन चलता था, वहाँ से ही पहले ये चला था। पृथ्वीराज चौहान वहीं का शासक था। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके पीछे की, किसके पीछे की? पृथ्वीराज चौहान के थर्ड के पीछे की। ठीक है, परमार्दी देव इसके समकालीन एक शासक हुआ था साथियों, परमार्दी देव। ठीक है, उसको हराया था गोरी ने। हाँ, गोरी को 7 बार हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। ये परमार्दी देव एक बीच में गलत आ गया, परमार्दी देव एक शासक हुआ था, इसी का समकालीन हुआ था, इसको भी हरा दिया था। परमार्दी देव को भी इसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव को भी हराया था। परमार्दी देव में क्या हुआ था साथियों, 12th सेंचुरी की बात है, 1165-70 के आसपास की बात है कि ये जो परमार्दी देव है, परमार्दी देव भी चौहान वंश का शासक था। तो परमार्दी देव के टाइम पीरियड में हुए दो वो हुए थे, आल्हा और उदल, जो कि जयचंद के सेनापति थे। जयचंद के 2 सेनापति थे, बहुत वीर बहादुर थे, आल्हा और उदल 2 नाम के। ठीक है, उनको इसने भेजा था जब इसकी और उसकी लड़ाई हो रखी थी, पृथ्वीराज चौहान की और परमार्दी देव की, इनकी दोनों की जब लड़ाई हुई थी ना साथियों, इन दोनों की, तो क्या हुआ था कि जयचंद ने अपने सेनापति भेज दिया था सहायता के लिए। किसकी सहायता के लिए? परमार्दी देव की सहायता के लिए, जिसका नाम था आल्हा और उदल 2। उनमें से एक मारा गया था इसी युद्ध में और एक बच गया था। तो उसके बारे में कहते हैं वो तो अमर है, उसको वरदान मिला हुआ अमरता का। और MP मध्य प्रदेश में आप जाओगे और न्यूज़ वगैरह भी चलता है कि वो डेली जो है सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए आता है मंदिर के अंदर, उसकी आत्मा आती है, वो आती है, ये कहानी चलती है। मध्य प्रदेश के अंदर साथियों क्या होता है, राई बहुत चलती है। राई मतलब एक हमारे बीच में है कोई मध्य प्रदेश का, हेलो करो यार, MP से जो लोग हैं हेलो करो, MP मध्य प्रदेश से चलता ना आपको उधर। आल्हा और उदल की कहानी चलती है, लोकगीत है, काव्य चलता है बहुत बड़ा, घरों घरों में सुनाई जाती है कहानियाँ। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर रागनी है ना, रागनियाँ चलती है, नल नील की, और भी कृष्ण सुदामा है, भरथरी वगैरह का ही है, नल दमयंती वगैरह की रागनियाँ चलती है, राग चलते हैं। इसी प्रकार से MP में उसको राई बोलते हैं, गीति काव्य है, गीत है, लोकगीत है एक प्रकार की, उनके जनमानस में बसा हुआ है, घर घर में चलता हुआ सिस्टम उनका पूरा। ठीक है, तो MP वालों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये था गोरी ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और तराइन का 2 युद्ध हुए थे, सबको पता है। 1192 में पहला, जिसमें कि मोहम्मद गोरी हार गया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था और शासक बन बैठा था वहाँ का गोरी। इसके बाद सल्तनत काल शुरू हो जाएगा हमारा इसके बाद में। ठीक है, तो 2 युद्ध हुए थे, तराइन का पहला और दूसरा। कोई बताएगा जरा तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 2 का सबको पता है, मैंने बता दिया। तीसरा युद्ध बताइए तराइन का कब हुआ था? देखते कितने लोग बता पाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आता है गहडवाल राजवंश। गहडवाल राजवंश का संस्थापक जो था साथियों वो था चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। और ये प्रतिहारों के सामंत थे साथियों। अभी हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि कन्नौज के ऊपर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का लेकर के झगड़ा चला था 300 सालों तक। तो 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते प्रतिहारों ने सबको हटा दिया था, प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया था। तो प्रतिहारों के सामंत थे कौन? गहडवाल। ठीक है, गहडवाल प्रतिहारों के सामंत थे, जिसका संस्थापक था चंद्रदेव। इसके इन्होंने कब्जा कर लिया कन्नौज के ऊपर प्रतिहारों के बाद में, कन्नौज पे। और उसके बाद चंद्रदेव संस्थापक, चंद्रदेव का एक बाद में एक इसका उत्तराधिकार हुआ मदनपाल। मदनपाल का कोई छोटा था, मदनपाल कोई खास वो राजा नहीं था। मदनपाल का बेटा उसके बाद में बना था शासक, उसका नाम था गोविंद चंद गहडवाल। क्या नाम था? गोविंद चंद गहडवाल, या गोविंद चंद्र गहडवाल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेटा था, इसने ये मेन शासक था गहडवाल राजवंश का। इसके साथ 2 फैक्ट जुड़े हुए बता देता हूँ आपको। एक तो इसे तुरुष्क दंड लगाया, तुरुष्क दंड लगाया, एक जुर्माना लगाया तुरुष्कों को, तुरुष्क मतलब तुर्कों के ऊपर। तुर्क आक्रमणकारी जो आए थे और वो उनके साथ जो लश्कर आया था, सिस्टम आया था, लोग आए थे, वो क्या कहते, उन्होंने वो वहीं आसपास बस गए थे। इस्लाम को मानने वाले तुर्क, सीधी सी बात, तुर्क और अरब से जो लोग आए थे ना, फॉरेन इन्वेडर्स, हमलावर, उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे, सैनिक वगैरह आए थे, तो इस्लाम को मानते सभी लोग, सबको पता है। तो वो वहीं पर आसपास में बस गए थे, तो वहीं रहने लगे। तो इसने क्या किया कि जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो आया, तो उसने एक टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। नॉन मुस्लिम मतलब हिंदुओं के ऊपर। क्या? हिंदू, जैन, पारसी, सिख तो उस समय सही थे ही नहीं यार, सबको पता है। तो बुद्ध वगैरह के ऊपर इस्लाम वालों को छोड़ करके उसका नाम था जजिया। जजिया कर उसने लगाया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने पहला जजिया कर लगाया 712 में, सिंध जीत करके, सिंध के ऊपर। ठीक है, उसके बाद भी बाद के शासकों ने भी इस जजिया कर को कंटिन्यू रखा था। आगे किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कभी लगाया। तो उसी की देखा देखी इसने क्रोध में आकर के गोविंद चंद्र गहडवाल ने तुरुष्क दंड लगाया था, तुर्कों के ऊपर जुर्माना लगा दिया था एक प्रकार से, कि अगर रहना है साम्राज्य में तो इतना आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो हर साल वो देते थे। ठीक है, एक दूसरा क्या था कि इसने गुप्त काल के बाद में एक फैक्ट कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा बताता हूँ क्या कि गुप्त काल के बाद में जो स्वर्ण सिक्के चलते थे ना, किसी ने नहीं चलाए, बाद में इसी शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे। गहडवाल शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे, चालुक्यों को देखा देखी। ठीक है, स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसको बैठी हुई लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के, बैठी हुई लक्ष्मी प्रकार के सिक्के हैं। और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के भी चलाए और तांबे के भी चलाए, और स्वर्ण सिक्के चलाए इसने। ये 2 फैक्ट इसके लिए मेन है इसके बारे में। इसके बारे में गोविंद चंद्र गहडवाल के बारे में। इसका एक मंत्री था, मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ लिखा, एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था कृत्यकल्पतरु। क्या लिखा? कृत्यकल्पतरु। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ एक प्रकार से। जैसे कामधेनु गाय होती है ना हमारी, हालांकि धार्मिक मान्यता कहानियों के रूप में ले लेते हैं इसको, इतिहास में नहीं माना जाता इसको, कि एक ऐसी गाय होती है कामधेनु, जिसको हम जो मांगे वो वही देती है, कुछ भी मांग ले, खाने पीने का सब कुछ दे देती है वो। ऐसे ही एक पेड़ होता है कहानियों के अंदर कि भाई एक कल्पना पूर्ति करने वाला पेड़, आप जो भी मांगो वो पेड़ सब कुछ देगा आपको। सोना चांदी हीरे जवाहरात प्रॉपर्टी जो मांग लो सब कुछ हाजिर हो जाएगा आपके सामने। तो उसी को आधार बनाते हुए इसने कृत्यकल्पतरु, एक ऐसा पेड़ जो कल्पनाओं को साकार करता हो, उसके नाम से ग्रंथ लिखा, बुक लिखी। क्लियर? इसके बाद इसी में होता है जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। बताता हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी। पृथ्वीराज थर्ड और जयचंद, क्या बात है। क्या हुआ था साथियों? पृथ्वीराज चौहान बहुत बलशाली राजा था, धुरंधर होता, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। शब्द भेदी बाण बोले तो जो दशरथ ने मारा था, किसको? जो टोक लटका गया था ना यार, जिसके माँ बाप ने श्राप दिया था उसको, श्रवण कुमार को। वहाँ ध्यान है, श्रवण कुमार को जो शब्द भेदी बाण मारता, क्योंकि श्रवण कुमार जब डूब करके पानी भर रहा था तो उसने आवाज़ आई, उसने शब्द को, जहाँ शब्द कहाँ से निकलता है साथियों? शब्द हमारे हृदय से निकलता है, हृदय से निकलता है, वो कंठ में होता है, फिर बाहर निकलता है हमारे मुंह से, जबान। तो शब्द का उद्गम स्थल हमारा हार्ट होता है, दिल होता है। तो जहाँ से शब्द उत्पन्न होता है ना, वहीं से उसी शब्द को भेदी बना करके एक विद्या होती है, एक टेक्निक होती है कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल वहीं जाके लगेगा तीर। उनको प्रैक्टिस होती है, पहले के राजा महाराज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। सिखों के अंदर ये प्रैक्टिस आज भी जारी है।
सिखों के अंदर जो बड़े बड़े इनके योद्धा हुए ना साथी, बलशाली योद्धा हुए, आज भी जारी है। वो अपने गुरुद्वारों में सिखाते हैं, उनका प्रोसेस होता है पूरा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर शासक था, आसपास उसकी फेमस था वो आसपास के क्षेत्रों में। तो जो संयोगिता थी जयचंद की बेटी है, जयचंद की बेटी जो संयोगिता, तो वो उसकी फैन हो गई थी। किसकी? इसकी क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान। तो इसने मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सुन रखा था, सहेलियों वगैरह लोग बताते हैं इसके बारे में कि बहुत अच्छा राजा है, बहुत बलशाली है, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, वो दिल्ली का राजा है। तो इसने मन ही मन उसको अपना पति के रूप में देखा। इसकी क्या थी कि जयचंद और इसकी दोनों की अनबन थी, झगड़ा था कन्नौज को लेकर के, कन्नौज को और कृष्णा दोआब के क्षेत्र को लेकर के, और सॉरी नहीं, राजा थे, दोनों के बीच में झगड़ा था, मनमुटाव चलता रहता था क्षेत्रों को लेकर के। ठीक है, तो इसने जब अपनी बेटी की स्वयंवर रचाया, किसने? जयचंद ने। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर जब रचाया तो संयोगिता उसका नाम था। इसको नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया इसने। और क्या किया इसने? सभी आसपास के राजा महाराज को बुलाया और पंडाल स्वयंवर का आयोजन कर दिया और इसकी एक मूर्ति बनवाई। किसकी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवा करके द्वारपाल के तौर पे खड़ा कर दिया। लकड़ी की मूर्ति बनवा दी और द्वारपाल जैसे सैनिक पहरेदार होता ना, इस प्रकार से वो मूर्ति हाथ बांध करके यूं और जिन बेड़ियों से बांध करके इसका अपमान करने के लिए वो मूर्ति खड़ी कर दी। संयोगिता को पता लग गया, अखबार तेरे बाप ने ऐसे ऐसे कर दिया है, ठीक है, और पता लग गया इसको क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को भी कि भी तेरे तो अपमान हो गया, तेरे तो मूर्ति बना के काठ का स्टैचू बना करके वहाँ बांध करके खड़ा कर दिया है, दरबार में दरबारी बना दिया, पहरेदार बना दिया एक प्रकार से स्वयंवर के बाहर, महल के बाहर। तो ये चुप से निकला और भेष बदला इसने अपना और चला गया स्वयंवर के अंदर। उधर से वो संयोगिता स्वयंवर का प्रोग्राम था ही, तो ये इसने घोड़ा छुपा दिया अपनी और चला गया स्वयंवर के भेष बदल करके देखने के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा। धनुष बाण, ये धनुर्धर था ही, अपने हथियार साथ लेके गया था। तो जब जैसी संयोगिता चलते 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 स्वयंवर में जैसा अक्सर होता, सबको पता यार, वो काठ की मूर्ति जो थी, क्योंकि उसने मन में था पृथ्वीराज चौहान शादी करनी है, तो जो काठ की मूर्ति लकड़ी के जो स्टैचू था उसका उसी के ऊपर वरमाला डाल दी। क्लियर? पृथ्वीराज चौहान ये देख रहा था, जैसे ही पता लगा पृथ्वीराज चौहान ने कि हाँ ये तो मेरी ही जो है, मेरी मुझे वर मारने बैठी है, तो फट उठा पृथ्वीराज चौहान और ठाएं 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 सबको मार मोर के इधर को उधर कर दिया और जयचंद संयोगिता लेकर के घोड़े बैठा करके पार नेट दिल्ली आया। कितना बड़ा अपमान हुआ जयचंद का। जयचंद ने कसम खाई, तो ये तो मैं छक्का छुड़ा के मानूंगा, तेरे को तो जब भी मौका मिला इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। ठीक है, कोई बताएगा पृथ्वीराज चौहान कितनी रानियां थी? पृथ्वीराज चौहान कितनी रानियां थी? 13 ऑफिशियल रानियां थी, 13 या 14 ऑफिशियल रानियां हैं पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। तो जब वो आया तो वहां पर क्या बोलते हैं, जयचंद वो संयुक्त को लेकर आ गया अपने महल में, रहने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मन में जल रहा था, कौन? जयचंद की जब भी मौका मिलेगा मैं तेरा इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो क्या हुआ था, तो जब 1191 में तो इसने हरा दिया था तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को, 92 में जब ये हुआ था तो ये इसने इसका साथ नहीं दिया। जयचंद तटस्थ रहा, जयचंद ने कुछ नहीं किया। इसने सभी चौहानों से सहायता मांगी थी पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन इसने कुछ लोगों ने दी, कुछ लोगों ने नहीं दी। नहीं देने वालों में से ये भी एक था जयचंद, इसने सहायता नहीं करी इसकी। क्या हुआ? ऑब्वियसली बात यार, आज आपका नंबर है, अगर आप अपने पड़ोसी की मदद नहीं करोगे तो आज पड़ोसी पिट रहा है तो कल को आप पिटोगे। अगर आप यूनिटी में नहीं रहोगे तो आप पड़ोसी की हेल्प नहीं करोगे तो एक दूसरे की, सीधी सी बात, अगला नंबर आपका आना है। तो वही इसके साथ हुआ, पहले ये हराया जयचंद ने, फिर इसको हराया चंदावर के युद्ध में। कब? 1194 में। इसमें गोरी जीता, इसकी भी ऐसी तैसी करके रख दी। यार उसको चाहिए राज्य, तुम आपस में लड़ रहे हो, झगड़ा पट्टी कर रहे हो, क्या फायदा, क्या मिला, हासिल क्या हुआ? वो भी मरा, ये भी मरा, दोनों की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे परमार। परमार तो कि मालवा के राजवंश थे सर। मालवा गुजरात का नीचे वाला हिस्सा, महाराष्ट्र का ऊपर वाला हिस्सा और मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ हिस्सा, ये जो बीच का एरिया पड़ता है मालवा, देख लेना पता लग जाएगा। इसका संस्थापक था उपेंद्र राज। कौन था? उपेंद्र राज। इनकी नगरी थी धारा, यद्य धारा न दादा नरा धारा निरालंबा सरस्वती, नहीं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसका प्रमुख शासक हुआ था भोज परमार, जो कि संस्कृत का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, विद्वान राजा था, संस्कृत का प्रेमी था, संस्कृत को विद्वानों को आश्रय देता था और बहुत सारा धन धान्य देता था उनको।
बहुत पढ़ा लिखा, कह सकते विद्वान आदमी था। कौन? भोज परमार। इसने सरस्वती कंठाभरण नाम की एक भोजशाला स्थापित की अपने वहाँ पे, ठीक है, धारा में। धारा नगरी, अलग बताते हैं कि इसने धारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर भी बनवाए थे और भी बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, लेकिन इसकी अब जो फेमस चीज़ है वो थी सरस्वती कंठाभरण नाम की भोजशाला। भोजशाला मतलब एक कैंपस बनवाया है इसने, जहाँ पर सरस्वती का मंदिर भी था और सरस्वती का गुरुकुल भी था, मतलब विद्यालय भी था। सरस्वती भोजशाला बोलते हैं, भोज राजा की शाला, मतलब भोजशाला का भोजशाला। जैसे गायों के रहने का गौशाला, धर्मशाला, ऐसे ही भोजशाला बनवाई इसने अपने नाम से, ठीक है। तो ये जब गुजर गया ना, तो विद्वानों ने एक लिखा अपनी लेखनी में क्या, कि यद्य धारा निराधारा निरलंबा सरस्वती येन केन प्रकरण भोजराज दिवंगते, इस तरह से करके एक कविता लिखी उन्होंने, लंबी काफी, मुझे ध्यान नहीं, काफी टाइम पहले पढ़ी थी यार, ठीक है। तो कह रहा कि यद्य धारा निराधारा, धारा नगरी बिना धारा के हो गई है, यद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, सरस्वती का अवलंबन भी जाता रहा। भोजराज दिवंगते, भोज राजा दिवंगत हो गए हैं, भोज राजा मर गए हैं, भोज राजा स्वर्ग सिधार गए हैं। अब हमारा आश्रय, हमें कौन आश्रय देगा? विद्वानों ने लिखा इसके बारे में। बहुत कला का और विद्वता का बहुत प्रेमी आदमी था, विद्वान आदमी था, ठीक है। हमारे 9th क्लास में हमने पढ़ा था, भोज राजस्य संस्कृत अनुराग है, यानी कि भोज राजा का संस्कृत के प्रति प्रेम। 9th क्लास में पढ़ा था, 2001 की बात है। क्लियर? ये हो गया, भोजशाला बनवाई इसने, क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे चंदेल, जिजाक भुक्ति के चंदेल। जिजाक भुक्ति बोले रोहिलखंड, आज का कुछ लगा लीजिए यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश का हिस्सा। रोहिलखंड करके है वो हिस्सा, और इनकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो, अजंता, एलोरा गुफाएं, खजुराहो की गुफाएं है ना, मंदिर मिलते हैं खजुराहो में बहुत सारे, वही है खजुराहो। 10th सेंचुरी का टाइम पीरियड था किनका? चंदेलों का। 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी का टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये था जो कुछ प्रमुख चौहान वंशों में और राजपूत वंशों के अंदर। ये इधर का क्लियर हो गया। कोई चीज़ ना समझ में आए तो अभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। क्लियर? अब दूसरी तरफ देखते हैं। चंदेल, इसका चंदेल हुए थे, चंदेल का संस्थापक हुआ साथियों नन्नुक जेजाक भुक्ति के चंदेल इनको बोला जाता है। नन्नुक हुआ था इसका संस्थापक। खजुराहो इनकी राजधानी थी, 10th सेंचुरी टाइम पीरियड था। और बाद में इसी में ही चंदेल शासकों में हुआ था यशोवर्मन के बाद ढंग मेन राजा हुआ था साथियों इनका प्रमुख, जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? ढंग ने, जिसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड 950 से 1002 के बीच में रहा है। उसके बाद विद्याधर 1019 से 1029, ठीक है। फिर परमार्दी देव, हाँ ये आएगा, चंदेल शासक था परमार्दी देव, जिसका कि टाइम पीरियड में आला और उदल हुए थे, 2 शासक। इसके सेनापति नहीं थे, सेनापति थे ये दोनों जयचंद के। जयचंद ने इनको भेजा था इसकी सहायता करने के लिए परमार्दी देव की, किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ। क्लियर? तो इसी टाइम पीरियड में आला और उदल हुए थे, इनमें से एक मारा गया था, एक बच गया था। और इसको फिर 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गया था, फिर ये इसका साम्राज्य को सल्तनत राज्य में मिला लिया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति था, गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। वही मोहम्मद गोरी जो मैंने बताया आपको, पृथ्वीराज चौहान को जिसने हराया था, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है, फिर सल्तनत काल चलता हमारा पूरा, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी तक हम आ चुके हैं। अभी और देखेंगे 12वीं शताब्दी में और क्या क्या आता है, क्योंकि 500 सालों का टाइम लेना हमने साथ ही, 500 साल जाएंगे हमारे, 500 साल। क्लियर? इसलिए टाइम लगाना पड़ रहा है। एक बार चालुक्य शासक सोलंकी, जिनको चालुक्य को सोलंकी बोल देते हैं, जिसका कि संस्थापक करता था मूलराज फर्स्ट। कौन था? मूलराज फर्स्ट, जिनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ जो गुजरात में है, ठीक है। अनहिलवाड़ा या पाटन बोल देते हैं इसको। इसका ये मैच मेकिंग में आया हुआ क्वेश्चन साथियों, नेट का बता रहा हूँ। अनहिलवाड़ा का आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन नाम अनहिलवाड़ा, आधुनिक नाम पाटन, गुजरात में पड़ता है। क्लियर? इसके बाद कश्मीर के शासक, कश्मीर के राजवंश आ जाते हैं हमारे। कश्मीर के राजवंशों में राजतरंगिणी का लेखक कल्हण। राजतरंगिणी के बारे में आपको बताता हूँ साथियों। राजतरंगिणी ऐसी पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है जिसके के अंदर इतिहास के सभी गुण मिलते हैं। राजतरंगिणी इतिहास की पहली पुस्तक है जिसमें कि इतिहास से संबंधित सभी प्रमुख गुण पाए जाते हैं। किसमें? राजतरंगिणी में। लेखक कौन? कल्हण। 4 राजतरंगिणियाँ लिखी गई उसके बाद, याद रखिए साथियों। कल्हण के बाद और आए हैं, बताऊंगा इसके बारे में, 1st, 2nd, 3rd, 4th।
कश्मीर का था कलण ने लिखा कि कलण कहता कि जालोग शासक हुआ था यहाँ का कश्मीर का। जालोग जो कि अशोक का बेटा था, ठीक है, अशोक का बेटा था जालोग। जालोग ने शासन किया था कुछ समय के लिए कश्मीर पे, ठीक है। उसके बाद 7वीं सेंचुरी में आ गया था कारकोट वंश। कारकोट वंश कलण यहाँ तक का विवरण देता मैं क्या कलण इसके बारे में कहता है। और फिर कारकोट वंश आया था साथियों 7वीं सेंचुरी में, जिसका कि वो था राजा दुर्लभ वर्धन। क्या नाम था? दुर्लभ वर्धन, जो कि 7वीं सेंचुरी में। हाँ, ये एक बात ध्यान आई, ये बुद्ध का दांत ले आया था कौन? दुर्लभ वर्धन, कश्मीर से उठा करके। कश्मीर से बुद्ध का दांत रखा हुआ था एक मंदिर में, एक स्तूप में बुद्ध का दांत रखा हुआ था। कश्मीर के लोग वहाँ के जो कि बुद्धिस्ट लोग वहाँ की पूजा करते थे, तो दुर्लभ वर्धन जबरदस्ती छीन करके उनसे हर्ष की सेवा में हर्ष को भेंट दे दिया था, हर्ष को गिफ्ट दे दिया था वो उसने। तो हर्ष ने उसके ऊपर फिर स्तूप बनवाया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए, क्लियर। बुद्ध का दांत हर्ष को दे दिया था इसने। उसके बाद इसी राजवंश में हुए कारकोट में हुआ साथियों प्रतापदित्य। कौन हुआ? प्रतापदित्य। ये दित्य जो है इनकी उपाधियाँ आएंगी आगे, ठीक है। फिर चंद्रपीढ़ वज्रादित्य उपाधि, चंद्रपीढ़ नाम, वज्रादित्य उपाधि। चंद्रपीढ़ वज्रादित्य, तारापीढ़ उदयादित्य और मुक्तापीढ़ ललितादित्य। ये मेन शासक हुआ था साथियों कारकोट वंश का। मेन शासक कौन हुआ था? ललितादित्य मुक्तापीढ़। टाइम पीरियड था 724 से लेकर के 760। इसने जो है कश्मीर में सूर्यदेव का मारतंड का मंदिर बनवाया था। मारतंड का सूर्यदेव मंदिर, जो कि बाद में फॉरेन इन्वेडर्स ने तुड़वा दिया था, जिसके भग्नावशेष, टूटे हुए अवशेष, टूटे फूटे जगह अभी भी है कश्मीर में, क्लियर। उत्पल वंश आगे आ जाता, उत्पल वंश आता आ गया हमारा, ठीक है। उत्पल वंश का मेन राजा था अवंती वर्मन। इस समय इसके अवंती वर्मन के समय में साथियों इसी का एक अभियंता था। अभियंता बोले तो कोई पता है अभियंता किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वालों, पायल मैडम अगर हो तो बताइए अभियंता किसे कहते हैं? बहुत इंग्लिश पढ़ी आपने, बताइए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभियंता इन इंग्लिश? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एनीबडी एल्स? कोई भी लिख सकता है अभियंता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश जल्दी समझ जाओगे, हिंदी समझने में कठिनाई आती है सबको। बताओ शाबाश फटाफट। तो अभियंता बोलते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं, सिविल इंजीनियर भी होते हैं। तो ये जो अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में एक सूर्य नाम का जो अभियंता हुआ था, इंजीनियर हुआ था, सिविल इंजीनियर हुआ था, इसने बांध बनाया था वितस्ता नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर इसने बांध बना करके नदी की धारा को बदल दिया था। नदी की धारा को बदल दिया था, बांध बनाया था, और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाली थी इसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। सूर्य, सुख्य भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, सुख्य, सूर्य या सुख, सूर्य का ध्यान रखिए, सूर्य मेन है, ठीक है। तो वो इसके टाइम पीरियड में मेन इंजीनियर हुआ था अवंती वर्मन के टाइम पीरियड में, जिसने कि झेलम नदी के ऊपर बांध बना करके पानी की धारा को मोड़ दिया था, उसमें छोटी छोटी नहरें निकाली थी। क्लियर फैक्ट इसके लिए। और देखते हैं, इसकी पत्नी हुई सुगंधा। किसकी? अवंती वर्मन की मृत्यु हो गई, अवंती वर्मन के बाद में इसकी पत्नी हुई थी सुगंधा, ठीक है। सुगंधा ने कुछ समय शासन किया, और सुगंधा थोड़ी ऐसी हो गई थी कि अत्याचारणी टाइप की, और बाद में वो लोगों के द्वारा मार दी गई थी। पब्लिक ने विद्रोह कर दिया, उसको हटा दिया था, कारागार में डाल दिया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसका पुत्र बैठता है, कौन? शंकर वर्मन। कौन बैठता है? शंकर वर्मन। ये ऋषि राम कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर आता है यशकार वंश। यशस्कर वंश भी बोल देते हैं, यशकर वंश या यशस्कर वंश भी बोल देते हैं। 1939 में इनका टाइम पीरियड है, और इसी में बैठता है फिर क्षेमगुप्त। यशस्कर वंश, यशस्कर भी बोल देते हैं, वंश में मेन राजा था क्षेमगुप्त 10th सेंचुरी में, ठीक है। इसकी पत्नी जो थी दिद्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कश्मीर के राजकुमार सुगंधा पहले थी, सुगंधा के बाद दिद्दा बनती है कश्मीर की शासिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है नेट के अंदर, ठीक है। तो इसका हस्बैंड कौन था? क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त की पत्नी दिद्दा। दिद्दा का टाइम पीरियड क्या था? 980 से लेकर के 1003, 980 से लेकर 1003, करीब 23 सालों तक इसने राज किया था। और ये कैरेक्टरलेस थी, सब समझदार है, ठीक है। कैरेक्टरलेस थी, दुराचारणी थी और कैरेक्टरलेस थी, ये थोड़ी इसके अन्य लोगों के साथ अफेयर वगैरह थे। इसने फिर अपना भतीजा, हाँ, ये जब इसकी नहीं चल गई, ये इसकी उम्र हो गई थी, तो जब इसकी चलनी बंद हो गई शासन, तो इसने अपने भतीजों का अपॉइंट कर दिया अपने उत्तराधिकारी के रूप में। कौन था इसका भतीजा? हालांकि कुछ लोग ये भी मानना कि इसके भतीजे के साथ ही इसका अफेयर था, भतीजे के साथ भी। कैसी रानी रहेगी, भतीजे के साथ ही कर रही है यार, हद हो गई। कौन था? संग्राम राज, जिसने कि लोहार वंश की स्थापना की थी साथियों कश्मीर में। लोहार वंश का संस्थापक कौन किसे माना जाए? संग्राम राज, जो कि भतीजा था रानी दिद्दा का,
ठीक है, जो कि उत्पल वंश की रानी थी। दिद्दा का भतीजा जो था वो संग्राम सिंह था, जिसने कि लोहार राजवंश की स्थापना की थी कश्मीर के अंदर 11वीं सेंचुरी 10वीं सेंचुरी के एंड में 11वीं सेंचुरी के इसका टाइम पीरियड ये था। इसके बाद इसका कोई खास उल्लेख नहीं मिलता है कि यहाँ तक हमारा जो है पूर्व मध्यकाल कंप्लीट हो जाता है साथियों, क्योंकि 12वीं सेंचुरी तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा सल्तनत काल चलेगा। ठीक है, और छोटा मोटा एक दो और चैप्टर उनको और क्लियर करवा दूँ, फिर हम मिडिल उसमें चलेंगे मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल लगभग हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, पानी पीता हूँ थोड़ा यार। हाँ, तो ये पूरा आज का हमारा चैप्टर साथ लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पोर्शन हमारा दोनों समझ में हो गए सभी को कि यहाँ तक का इसमें इस पोर्शन में इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई पूछना हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका आंसर देता हूँ, सबको पता है। क्लियर, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। वीडियो की शुरू होती है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हाय हेलो जरूर बोला करो साथियों, जैसे वीडियो शुरू होती है गुड आफ्टरनून हाय हेलो जो भी आप बोल सकते हैं जरूर बोला करो, मुझे जरूर से पता लग जाता है कितने लोग कितने कहाँ चल रहे हैं। तो लीशा मैम कल एक सवाल पूछ रही थी, मैं बताना भूल गया था कि वो मोहम्मद बिन तुगलक ने, लास्ट टाइम मैंने पूछा था, सॉरी मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था वीडियो में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 6 महीने तक किसने बंदी बना के रखा था अपने दरबार में? उसे झाड़ू पोछा करवाया, उससे दास की तरह काम लिया था। कहीं एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, ये जानकारी निकल के आ रही है साथियों इन्हीं के राजपूतों के खयातों में से। खयात बोले तो इनका अपना एक वो होता है लेखनी, दरबारों में जो किताबें वगैरह लिखी जाती है ना डेली हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं उनको राजस्थान में खयात बोलते हैं, बुरुंजी बोलते हैं असम के। बताइए जरा क्या बोलते हैं मराठों के इतिवृत्तों को? आपके लिए एक सवाल, मराठों के इतिवृत्तों को क्या बोलते हैं? असम में बोला जाता है बुरुंजी और राजस्थान में बोला जाता है खयात। मराठों को क्या बोला जाता है? मराठों के इतिवृत्तों को क्या बोला जाता है? जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो मोहम्मद बिन, ये वहाँ से निकल के आ रही जाने, क्योंकि सोशल मीडिया अवेयर हो गया ना साथियों, हर चीज़ का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जो पुराने ग्रंथ पोथियाँ लिखी गई है ना किताबें वगैरह, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, तो वहाँ से जानकारी निकल के आ रही है। आप पूछते हो सर आपको क्या पता, आप कहाँ से लेकर कहते हो? तो ये लोग बताते हैं वहाँ से जो निकल के आ रही हैं। अलग अलग लोग विद्वानों ने जिन्होंने रिसर्च की है इन चीज़ों के ऊपर, महाराणा प्रताप पे या जो राष्ट्रवादी हमारे यहाँ के जो शासक हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर उनको, हालांकि कम्युनिस्ट इतिहासकारों उनको पीछे धकेल दिया है, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। हमें ज़्यादातर मिडिल मध्यकाल पढ़ाया जाता है, माइंडसेट को लो करने के लिए, हमारे डे में डिमोरलाइज करने के लिए मध्यकाल में से ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं साथियों। बहुत लंबा गेम होता है पॉलिटिकल, बहुत लंबी पॉलिटिक्स चल रही साथियों, इसीलिए कहता हूँ साक्षर मत बनिए सर, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की आपकी माइंडसेट होनी चाहिए। रिसर्च वर्क में जाइए, थोड़ा सा आपका माइंडसेट रिसर्च करने वाला होना चाहिए। जैसे कि मैं छोटी मोटी रिसर्च करता रहता हूँ, जो मुझे मिलता है और वो आपके साथ फिर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका नाम था, हाँ वो आंसर देना भूल गया यार, जिसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक कैद, उसका नाम था महाराणा हमीर सिंह, राजस्थान के थे, आज का राजस्थान, उस समय का राजपूताना। ठीक है, तो हमीर सिंह ने उनको कैद किया था। खिलजी को भी कैद किया था। जब वो मिडिल कल आएगा ना बताएंगे सारा, बहुत इतिहासकारों ने गोलमेल किया हुआ इसमें, तो एकेडमिक्स वाले बताएंगे और जो सच है वो बताएंगे, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे हम। एकेडमिक्स का इसलिए क्योंकि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और दूसरा वाला इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए वास्तव में हुआ क्या था, घटनाएं घटी क्या थी। दोनों को हम पैरेलल लेके हुए चलेंगे ताकि आपको आपकी समझ जो अच्छे से बन सके, उस चीज़ों के बारे में आप अच्छे से चीज़ों को समझ सको। क्लियर? तो अधिक समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए जोश नए जुनून के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।